हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीए कंप्लायंसेस फॉर ए कंपनी एज ए अकाउंट प्रोफेशनल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी ईयर एमसीए के कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो अदर देन जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स से अलग होते हैं और इन्हें हर साल फाइल करना पड़ता है। अगर आप इनको ना फाइलिंग करो तो हैवी अमाउंट ऑफ पेनल्टी आती है, इवन कि इसकी पेनल्टी इनकम टैक्स और टीडीएस से कई मल्टीपल टाइम ज्यादा है। तो आज की वीडियो में हम उन कंप्लायंसेस की बात करेंगे जो जरूरी होता है एक कंपनी के लिए ईच एंड एवरी ईयर, ठीक है। और आपकी नॉलेज भी काफी हद तक बढ़ेगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रस्ट में आज की वीडियो में मैं पूरे कंप्लायंसेस कवर करूंगा जो एक कंपनी फाइल करते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस और रिटर्न्स रहते हैं रिलेटेड टू कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंश्योर कर दूं कि जो एमसीएस के कंप्लायंसेस होते हैं ना, वो सिर्फ कंपनीज पे एप्लीकेबल्स होते हैं, कंपनीज पे, फाउंडेशंस पे और सेक्शन 8 की कंपनीज होती हैं उन पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, या फिर आपकी एक प्रोपराइटर फर्म है, तो ये कंप्लायंसेस आप पे अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कौन सा कंप्लायंसेस चाहते हैं, ठीक है। एक होता है एमजीटी 7। इसमें क्या क्या डिटेल फिल की जाती है जैसे देखते हैं। दिस फॉर्म इज द एनुअल रिटर्न दैट कंपनीज are required to file with the MCA and it include information about director, key manager person and changes in their detail, ठीक है। तो क्या डिटेल जाती है बेसिक में। सबसे पहले आपकी शेयर होल्डिंग डाटा जाएगा, ठीक है, जो आपके शेयर होल्डर उनका डाटा जाएगा। डायरेक्टर की डिटेल्स जाएगी, अगर ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर अपॉइंट और रिजाइन हुई है उनकी डिटेल जाएगी, ठीक है। ये हो गया एमजीटी 7। और इसके बाद होता है फॉर्म एमजीटी 7A, सेम वर्जन सेम सब कुछ, बट अप्लाई किन पे होता है ये 1% कंपनी या स्मॉल कंपनीज पे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें काफी डिटेल भरी जाती है एमजीटी 7 में। ये जो पेड अप कैपिटल वाली ज्यादा होती है ना, उनके लिए होता है। और एमजीटी 7A होता है ओपीसी एंड अदर देन स्मॉल कंपनी से। अब जानते हैं इसकी ड्यू डेट। ये एमजीटी 7 हर साल 29 ऑफ द नवंबर इसकी लास्ट डेट होती है फाइलिंग की, ठीक है। और इसको कौन फाइल कर सकता है? एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सके जिसका ऑलरेडी एक मेंबरशिप नंबर, ठीक है, मेंबरशिप नंबर और या फिर उसकी फर्म का एफआरएन नंबर हो, ठीक है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एमजीटी की 7 एक अकेला फॉर्म आता है, इसके साथ एक फॉर्म हो जाता है जिसे बोला जाता है एओसी 4। एओसी 4 क्या होता है? एओसी 4 होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी की जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है, कि जो भी कंपनी की नेट पोजीशन रहती है, वो इस फॉर्म के थ्रू फाइल होती है और कुछ अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर को रिपोर्ट होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? 30 अक्टूबर एवरी ईयर। और इवन की मैं इसकी पेनल्टी आपको बता दूं, अगर आप एओसी 4 फाइल नहीं करते तो आपकी पर डे की पेनल्टी 100 रुपीज है, ठीक है। पर डे की पेनल्टी 100 रुपीज है। और इसको कौन फाइल कर सकता है? एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कंपनी सेक्रेटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडीटी 1 जिसे हमें बोला जाता है अकाउंट्स की भाषा में, एमसीए में तो एडीटी 1 बोला जाता है। जब हम रेगुलर यूज में करते हैं तो हम बोलते हैं ऑडिटर अपॉइंटमेंट। जब भी कंपनी का कोई न्यू ऑडिटर अपॉइंट होता है फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्म फाइल होता है, उसे बोला जाता है एडीटी 1। इसमें कुछ नहीं है, ऑडिटर का नाम, उसकी डिटेल्स सब कुछ फाइल होकर डीएससी लगता है और फॉर्म फाइल हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एमसीए के जितने भी फॉर्म है ना, वो थ्रू डीएससी फाइल होते हैं। इनके लिए कोई ईवीसी यानी जो ओटीपी का सिस्टम होता है कुछ नहीं चलता। ये सारे के सारे फॉर्म डीएससी से फाइल होते हैं। बस एक डीआर3 होता है जो केवाईसी का, जिसको हम देखेंगे आगे, वो ओटीपी के थ्रू फाइल हो सकता है, ठीक है। डीआर केवाईसी के लिए अगर डायरेक्टर की डिटेल्स में कुछ चेंजेस आए तो आप तब भी आपको डीएससी लगानी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला मेरा रहेगा डीआरसी डीआर3 केवाईसी, ठीक है। ये फॉर्म इसलिए आया था कि कई बार फॉल्स जो भी एमसीए में दो चीजें कॉमन होती हैं, ठीक है। एक तो डीएससी का एक्सपायर होना, क्योंकि ईच एंड एवरी साल कोई ना कोई डीएससी किसी न किसी डायरेक्टर का एक्सपायर है, क्योंकि डीएससी की वैलिडिटी होती है 2 साल, 2 साल या 2 साल से ज्यादा, कोई 3 साल के लिए अप्लाई करता है, बट मैक्सिमम 2 ईयर के लिए लेते हैं। और 3 साल बाद आपको न्यू डीएससी बनानी पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि आपको अपने कस्टमर की ना तो केवाईसी है वो हमेशा अपडेट रखनी पड़ती है। साल में एक बार आपको ईमेल और फोन के ओटीपी ये वेरीफाई करने पड़ते हैं। अगर ना करो तो इसकी भी हैवी थेफ्ट पेनल्टी है, जो पेनल्टी 5000 है। और इवन की आपका दिन भी सस्पेंड हो सकता है अगर ये आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो ये केवाईसी भी हर साल बिफोर सितंबर 30 सितंबर से पहले आपको करनी पड़ती है, ठीक है। देन उसके बाद होता है रिमूवल और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अगर कोई भी विद इन ईयर, ठीक है, विद इन ईयर सेम डेट कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल होता है, उसका नाम है डीआर12, ठीक है। और डायरेक्टर को रिमूव करना हो तो डीआर11 फाइल होता है। ये फॉर्म एक साथ, दोनों फॉर्म एक साथ फाइल होते हैं, रिमूवल और अपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर आपने दोनों फॉर्म, अगर रिमूवल नहीं हो रहा तो अपॉइंट हो रहा तो आप डीआर12 फाइल करें। अगर रिमूव और अपॉइंटमेंट दोनों एक साथ हो रहे हैं तो दोनों फॉर्म जाएंगे। अगर अकेला रिमूवल हो रहा है तो आप डीआर
11 फाइल करोगे, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रार की एमसीए की गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको जो भी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन है, आपको 1 मंथ के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जैसे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही एमसीए के जो डिपार्टमेंट होता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी बोला जाता है, उसे बोला जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। ये हर एरिया का अलग होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है, हर जोनल का अलग होता है, ठीक है। जैसे अब दिल्ली और हरियाणा एनसीआर का, दिल्ली एनसीआर का जो जोनल ऑफिस है वो दिल्ली में ही है, ठीक है, जो रजिस्टर ऑफिस है। अब उसके बाद अब ऑडिट जब होता है तब रिपोर्ट बनती है, तब उस रिपोर्ट को हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देते हैं, तो जिसे बोला जाता है एजीएम। एजीएम साल में एक बार होती है और इसकी क्या है, आपको ड्यूरिंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ के अंदर आपको एजीएम करनी पड़ती है। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे तो वहां पे एक डेट लिखी रहती है फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, वो रहती है 30 सितंबर से पहले की। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आपको 6 मंथ के अंदर ना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपको एजीएम करनी है, और जो भी कंपनी के फाइनेंशियल है आपको अपने डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ रखने हैं, ठीक है, प्लस शेयर होल्डर के साथ, ठीक है। और अब उसके बाद एजीएम के बाद एक कंप्लायंसेस और होता है कंपनी में, जिसे नाम दिया जाता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग एक साल में 4 बार होती है, और ठीक है, एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग का जो गैप है वो 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इवन की ऐसा भी नहीं है कि आपको दोनों बोर्ड मीटिंग एक साथ ही कर देनी है, ठीक है, कि आज आपने एक बोर्ड मीटिंग की, आज जैसे 19 मार्च है तो मैंने ईयर एंड में कोई बोर्ड मीटिंग नहीं करी, तो मैं 21 मार्च को भी एक बोर्ड मीटिंग रखनी है, ऐसा नहीं है। दोनों में 120 डे का गैप होना चाहिए। और इवन की आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है ना, वो 30 डे ऑफ इंकॉर्पोरेशन के बीच में होनी चाहिए। अगर मेरी कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई है 19 मार्च को, तो मेरी जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है ना वो 18, क्योंकि मार्च 31 का महीना होता है, तो 18 अप्रैल से पहले होनी चाहिए, 30 डेज, ठीक है। और बोर्ड मीटिंग, कोई भी बोर्ड मीटिंग रखने से पहले आपको 7 दिन का एक नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। तब आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे तभी एक बीआर पास होता है कि डायरेक्टर कहते हैं कि बोर्ड मीटिंग रखनी है इस डेट को, ठीक है। फिर बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग के बाद जो भी रेजोल्यूशन दिया जाता है उसे भी नाम दिया जाता है बीआर, ठीक है। बीआर इज इंपॉर्टेंट इन एमसीए, ठीक है। कोई भी आपने जो भी साल में जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी मीटिंग रखी है, उन सबके बीआर आपको ईयर एंड पे सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को बनाने का एक सिंपल सा मोटिव था कि आपको बेसिक अवेयरनेस हो रिगार्डिंग एमसीए का, क्योंकि एमसीए काफी टॉप मैनेजमेंट जो लेवल के बंदे होते हैं ना, वो ही एमसीए को देखते हैं, ठीक है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, इट विल हेल्प टू ग्रो इन फ्यूचर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।